हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको ओबीसी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में क्या डिफरेंस है वो बताऊंगा। आपके काफ़ी कमेंट्स आ रखे थे अलग अलग वीडियोस के नीचे कि इनमें क्या डिफरेंस है, इस पे एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने पूरा इसमें एक्सप्लेन किया है। होपफुली आपके जितने भी डाउट हैं वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम बेसिकली 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला है कि ओबीसी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था, क्या बैकग्राउंड था। सेकंड है ओबीसी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को डिसाइड करने के लिए किसकी इनकम को क्राइटेरिया बनाया जाता है, पेरेंट्स की या आपकी फैमिली की या फिर आपकी खुद की इंडिविजुअल की। ठीक है। थर्ड पॉइंट है ये देखेंगे कि किसी के पेरेंट्स यदि गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या फिर किसी बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, तो इन तीनों सेक्टर में अलग अलग क्राइटेरिया क्रीमी लेयर डिसाइड करने का, तो उसे हम एलोबरेटली यहाँ पे देखेंगे। एट लास्ट जो फोर्थ पॉइंट है, हम कंपैरिजन करेंगे कि ओबीसी क्रीमी लेयर में कौन आता है और नॉन क्रीमी लेयर में कौन आता है। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बैकग्राउंड। तो मंडल कमीशन ने पहली बार रिजर्वेशन ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की बात की थी 27% की, तो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी मंडल कमीशन ने। ठीक है। इनकी रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने 13 अगस्त 1990 को स्वीकार किया और गवर्नमेंट ने कहा कि 27% रिजर्वेशन हम देंगे किसको, सोशली एंड एजुकेशनली बैकग्राउंड क्लासेस को इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो सिविल पोस्ट हैं उनके अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हम 27% रिजर्वेशन देंगे। ठीक है, ओबीसी को। बाद में ये जो मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसको चैलेंज किया गया था इंदिरा साहनी द्वारा। ठीक है। तो इस पे हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, उसका जजमेंट आया था कब, 16 नवंबर 1992 के। तो उन्होंने क्या कहा कि 27% रिजर्वेशन है ओबीसी का, वो एज इट इज रखा। बस उन्होंने ओबीसी को क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में वहाँ पे डिवाइड कर दिया और कहा कि क्रीमी लेयर में जो भी ओबीसी के कैंडिडेट्स आएंगे उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो इकोनॉमिकली एडवांस ओबीसीज हैं। ठीक है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया था। सेकंड हम डिस्कस करेंगे कि ओबीसी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को डिसाइड कैसे किया जाता है। तो क्रीमी लेयर स्टेटस इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द पेरेंट्स स्टेटस इनकम। तो पेरेंट्स किस पोस्ट पे काम करते हैं किसी के, या उनकी क्या इनकम है, उसके बिहाफ पे ही हम ओबीसी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को डिसाइड किया जाता है। कैंडिडेट्स की ओन इनकम और स्पाउस इनकम स्टेटस के भी को कंसिडर में नहीं लाया जाता है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए। ओनली पेरेंट्स की इनकम या उनका स्टेटस देखा जाता है। ओनली पेरेंट्स पोजीशन और इनकम मैटर फॉर क्रीमी लेयर एलिजिबिलिटी। पेरेंट्स की इनकम और उनका स्टेटस ही मैटर करता है। थर्ड पॉइंट है अपना, पहली कैटेगरी है कि किसी के पेरेंट्स यदि प्राइवेट एम्प्लॉई हैं। ठीक है। तो उस केस में इनकम का क्राइटेरिया, यदि किसी के पेरेंट्स प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो इनकम के बिहाफ पे उनका क्रीमी लेयर डिसाइड किया जाता है। और वो क्या है, तो फॉर दोज नॉट इन गवर्नमेंट एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स मस्ट बी मोर देन 8 लाख फॉर द लास्ट कंजुगेटिव 3 ईयर। तो कोई आज सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहा है ओबीसी का और उनके पेरेंट्स प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो उनकी पिछले 3 साल लगातार 8 लाख से ज़्यादा इनकम होनी चाहिए। और उस इनकम में इनकम फ्रॉम सैलरीज, सैलरी और एग्रीकल्चर लैंड, उनके खेती से और उनकी पेरेंट्स की सैलरी जो आती है वो इनकम इसमें इंक्लूड नहीं की जाती है, जो 8 लाख है ना उसमें। और हर साल 8 लाख से ज़्यादा होना चाहिए पिछले 3 साल लगातार, तभी आएंगे। यदि किसी एक साल भी 8 लाख से कम रही है तो वो नॉन क्रीमी लेयर में काउंट होंगे। सेकंड हमें जाएंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। यदि किसी के पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनका क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर उनके पेरेंट्स की रैंक के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि वो ग्रुप ए की सर्विस में लगे हुए हैं या ग्रुप बी में है या ग्रुप सी में है या ग्रुप डी में लगे थे। तो जिस टाइम पेरेंट्स की जॉब लगी थी वो किस सर्विस में लगी थी, डायरेक्टली ग्रुप ए में, बी में, सी में या फिर डी में, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए पेरेंट्स रैंक नॉट इनकम। ठीक है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं यदि किसी के पेरेंट्स, तो उनकी रैंक के बिहाफ पे
उनका क्रीमी डिसाइड किया जाता है, न कि इनकम के। तो पहला है यदि किसी के पेरेंट्स, इफ ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, मदर और फादर, कोई एक या फिर दोनों किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्या होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, या फिर वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति हैं, या उपराष्ट्रपति के पद पे बैठे हैं, या जज हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। ऐसे ही मैंने आगे दे रखी हैं कि इन पोस्ट पे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे माने जाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं तो वो क्रीमी लेयर में आएंगे। ठीक है। सेकेंड है यदि किसी के पेरेंट्स, इफ ईदर ऑफ पेरेंट, यदि कोई भी एक या फिर दोनों किसी के पेरेंट्स ग्रुप ए सर्विसेज में है, या क्लास 1 सर्विसेज जिसे हम बोलते हैं, तो वो क्रीमी लेयर में माने जाएंगे। सेकंड है इफ बोथ पेरेंट्स, यदि किसी के दोनों यानी माता और पिता आर इन ग्रुप बी सर्विसेज, ग्रुप बी सर्विसेज में है, दोनों होने चाहिए, एक होने से कोई इश्यू नहीं है। यदि किसी के दोनों मदर और फादर दोनों ग्रुप बी सर्विस में है तो वो क्रीमी लेयर में काउंट होंगे। अब अपने फादर और मदर से आप पूछ सकते हैं कि यदि आपको आइडिया नहीं है कि वो ग्रुप ए में है या बी में है, कौन सी ग्रुप में है, तो आप उनसे पता लगा सकते हैं, बाद में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। थर्ड है द चिल्ड्रन हुज फादर इज क्लास बी, यदि ये ओनली फादर के केस में, यदि किसी के पिताजी ग्रुप बी सर्विस में लगे थे डायरेक्ट, ठीक है, एंड वॉज प्रोमोटेड टू क्लास 1 और ग्रुप ए, यदि किसी के पेरेंट ग्रुप बी में तो लगे थे लेकिन बाद में उनका प्रमोशन हो जाता है ग्रुप ए सर्विसेज में, और जब प्रमोशन होता है उस समय उनकी उम्र यदि 40 साल से कम है और उस टाइम पे यदि वो ग्रुप ए में प्रमोट हो जाते हैं तो वो क्रीमी लेयर में आएंगे। ठीक है। मदर के केस में ये नहीं है। थर्ड है यदि पेरेंट्स आर इन, यदि किसी के पेरेंट्स ग्रुप सी और डी सर्विसेज में है तो वो नॉन क्रीमी लेयर में ही आएंगे। फोर्थ पॉइंट है कि चिल्ड्रन ऑफ ए कॉलोनल, यदि किसी के पेरेंट्स आर्मी में है और वो यानी कि कर्नल या फिर हायर रैंक पे हैं, कॉलोनल और हायर रैंक ऑफिसर हैं, तो वो क्रीमी लेयर में आएंगे। इसी तरीके से यदि नेवी में यदि किसी के पेरेंट्स कैप्टन या फिर हायर रैंक ऑफिसर हैं, कैप्टन से अबव के, तो वो क्रीमी लेयर में आएंगे। और यदि किसी के पेरेंट्स एयरफोर्स में और वो ग्रुप कैप्टन या उससे हायर रैंक ऑफिसर है तो वो क्रीमी लेयर में आएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। थर्ड पॉइंट है अपना कि फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे किसी के पेरेंट्स बैंक्स में या इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस में है, ठीक है, तो उनका कैसे डिसाइड होता है। तो यहाँ पे मैं बताऊं कि किसी के पेरेंट्स यदि जूनियर मैन, ये बैंक्स या इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 की पोस्ट होती है। यदि किसी के पेरेंट्स इस पोस्ट पे हैं, किसमें, पब्लिक सेक्टर बैंक में हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो या फिर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस हो, इस पोस्ट पे हैं जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के, तो वो क्रीमी लेयर में काउंट होंगे, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ग्रुप ए की सर्विसेज हैं उसके इक्विवेलेंट होती है। ठीक है। अब इन्हीं विभागों में जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनमें यदि किसी के पेरेंट्स क्लर्क या पियून हैं तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ग्रुप सी की सर्विसेज के इक्विवेलेंट इन्हें माना जाता है, तो ये बच्चे नॉन क्रीमी लेयर में माने जाएंगे। अब हम डिफरेंस पे आ जाते हैं। ओबीसी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में जो मैंने ऊपर पॉइंट बताए उन्हीं को मैंने यहाँ लिखा है। यदि किसी के पेरेंट्स प्राइवेट सेक्टर में हैं तो उनकी इनकम के बिहाफ पे उनका क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर डिसाइड होता है। तो वही यदि पिछले 3 साल यदि कंटिन्यूसली 8 लाख से उनकी इनकम ज़्यादा है तो वो क्रीमी लेयर में काउंट होंगे, और 8 लाख से यदि किसी भी एक साल, पिछले 3 साल में किसी भी 1 या 2 साल यदि उनकी 8 लाख से कम है या तीनों साल 8 लाख से कम है तो वो नॉन क्रीमी लेयर में काउंट होंगे। ठीक है। यदि किसी के पेरेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो मैंने बताया था कि रैंक के बिहाफ पे डिसाइड होता है उनकी क्रीमी लेयर में काउंट होंगे। किसी के पेरेंट यदि गवर्नमेंट सर्विसेज में और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में है तो क्रीमी लेयर में काउंट होंगे। यदि पेरेंट्स दोनों या कोई एक पेरेंट ग्रुप ए की सर्विस में डायरेक्ट लगा है तो भी वो क्रीमी लेयर में आएंगे। यदि किसी के पेरेंट डायरेक्ट दोनों ग्रुप बी की सर्विसेज में काम कर रहे हैं, मतलब जब भी लगे थे, यदि डायरेक्ट ग्रुप बी की सर्विस में लगे थे दोनों पेरेंट्स मदर और फादर, तो उस केस में वो क्रीमी लेयर में काउंट होगा। थर्ड है इफ, यदि किसी के पिताजी ग्रुप बी सर्विसेज में लगे थे, ये मदर के केस में नहीं है, ओनली फादर के केस में, ग्रुप बी में लगे थे और 40 साल की उम्र से
पहले यदि ग्रुप ए में प्रमोट हो जाते हैं तो वो क्रीमी लेयर में काउंट होंगे। इसके अलावा जो भी बचे हुए केस हैं वो सारे नॉन क्रीमी लेयर के हैं। किसी के सी या डी में है पेरेंट्स तो वो नॉन क्रीमी लेयर में। नेक्स्ट पॉइंट है द मेंबर ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस हु फॉल इन द क्रीमी लेयर शैल नॉट गेट द, यदि जो भी क्रीमी लेयर के अंडर काउंट हो गया अबव क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जो भी मैंने ऊपर आपको बताए, तो उनको ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी रिजर्वेशन का है वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे उनको। जनरल कैटेगरी, दे आर ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी, उनको जनरल कैटेगरी के लिए ट्रीट किया जाएगा। कहाँ? जहाँ भी कोई एडमिशन की बात आएगी, जॉब एप्लीकेशन की बात आएगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आएगी, या फिर जो भी बेनिफिट्स की बात आएगी, तो उनको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। किसको? ओबीसी क्रीमी लेयर वालों को। और जो भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं वो उनको सारे रिजर्वेशन के बेनिफिट मिलेंगे, 27% रिजर्वेशन वाले। और दे इंजॉय ऑल द बेनिफिट्स विच इंक्लूड, जैसे एज रिलैक्सेशन का भी उनको बेनिफिट मिलेगा जो 3 साल का है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। और उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के कट ऑफ में भी रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, तो उनको दे कैन अवेल रिजर्वेशन बेनिफिट्स, उनको रिजर्वेशन बेनिफिट्स का पूरा फ़ायदा मिलेगा। लोअर क्वालिफाइंग स्कोर्स और एज रिलैक्सेशन एटसेट्रा। ठीक है, लास्ट पॉइंट है यदि किसी के बच्चे क्रीमी लेयर में आ जाते हैं, ठीक है, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के ओनली, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के बच्चे यदि क्रीमी लेयर में एक बार आ गए तो उनके पेरेंट्स रिटायर हो जाएं तो भी वो क्रीमी लेयर में ही माने जाएंगे बच्चे। और यदि पेरेंट्स आफ्टर रिटायरमेंट उनका डेथ हो जाती है, ठीक है, तो भी वो क्रीमी लेयर में ही माने जाएंगे। एंड जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको रिजर्वेशन के बेनिफिट उठाने के लिए जो डीओपीटी ऑफिस में जो मेमोरेंडम इशू हुआ है उसमें जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मेंशन्ड है उनके द्वारा इशूड सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, इसके नीचे मैंने आपको ये सेम पॉइंट्स हैं वो हिंदी में समझाए हैं, तो जिसको हिंदी में देखने हैं वो हिंदी में देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ये एक एक पॉइंट मैंने हिंदी में भी यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे। यदि किसी को फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।